नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की एक सीरीज़ कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 16 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यानी एससी से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए हैं। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। और इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों 15 पार्ट कर लिया है। इससे पहले हम लोगों ने 15 पार्ट्स, जो कि टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं, पूरी सीरीज़ को टॉपिक वाइज बेहतरीन प्रश्न लेकर चल रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 15 पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने इन सबको अभी तक ना देखा हो तो इन सबको ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर ज़रूर देख लीजिए, या आप हमारे चैनल बिरजूस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इन सभी वीडियोज़ तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करने से भी आप आसानी से इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, तो बिरजूस स्टडी पॉइंट को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। आप थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा सीख लेंगे, इसके अलावा आपको बिरजूस स्टडी पॉइंट से कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों, आज 5 जून का दिन है और आप जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बेहतरीन प्रश्न, ये रहा पहला क्वेश्चन। बेहतरीन प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, तो 1 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में। ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक है दोस्तों, 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के विषय में प्रावधान किया गया है और ये भाग 5 में है, अध्याय 4 में। ठीक है दोस्तों, भाग 5 के अध्याय 4 में आर्टिकल 124 से 147 में जो है संघीय न्यायपालिका का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेहतरीन प्रश्न ये रहा। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति हैं, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का महाधिवक्ता है? कौन है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक दोनों? तो उम्मीद है आप लोगों ने सही जवाब कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ए में दिया है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी में दिया चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत संविधान 1950। भारतीय संविधान के द्वारा 1950 किसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत में, और वो भी सबसे पहले? ठीक है, सही जवाब उम्मीद है आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा कहाँ बना था दोस्तों? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए उम्मीद है आपको जरूर प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। तो शेयर करने की जिम्मेदारी ये आपकी है और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारतीय संविधान के द्वारा। तो टोटल 20 में आप कितना सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका राइट ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, और 1937 से जो है ये कार्य करने लगा था दोस्तों। चलिए, बेहतरीन प्रश्न एक और आपके सामने कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, विधि मंत्रालय के पास, संसद के पास। विधि मतलब कानून, तो राष्ट्रपति के पास है या प्रधानमंत्री के पास या विधि मंत्रालय यानी कानून मंत्रालय के पास या संसद के पास? सही जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास। ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? संसद। विधि बनाकर, कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, ये अधिकार संसद के पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं। इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 124 का सब क्लॉज 2 में ये लिखा गया है। 124 के सब क्लॉज 2 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में लिखा गया है। और ये कौन करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये ऑप्शन आप देखिए, इसका अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के विषय में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 126 में, 126। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के विषय में प्रावधान किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसको ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग राइट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, एक और बेहतरीन प्रश्न। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जब नियुक्त हो जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से, भारत के कानून मंत्री से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, बेहतरीन प्रश्न एक और। ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक टीचर की बात की जा रही है, सॉरी एडहॉक जस्टिस की बात की जा रही है दोस्तों। एडहॉक जज, सॉरी एडहॉक जज की जो नियुक्त की जाती है वो तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज की बात की जा रही है कि देश न्याय प्रणाली से की जाती है, किस देश के न्याय प्रणाली से ये प्रेरित है। और ये हम आपको बताते हैं, एडहॉक जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति का जो आर्टिकल दे रखा है भारतीय संविधान में, वो आर्टिकल है 127। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान हमारे संविधान में है अनुच्छेद 127 में। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस।
ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है, आर्टिकल याद रखिएगा 127, तदर्थ न्यायाधीश हैं, एड हॉक जजेस कहा जाता है इन्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा वीडियो का मध्य क्वेश्चन दोस्तों। और जब हम लोग मध्य पे पहुंचते हैं तो आपके लिए एक जिम्मेदारी होती है, अद्धा यह है वीडियो का, तो आप लोग की एक जिम्मेदारी है कि आप लोग पूरी तरीके से तन मन से इस वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि और अन्य आपके दोस्तों, आपके भाइयों और लोगों को भी इसका पर्याप्त लाभ मिल पाए दोस्तों, सबको जानकारी हो पाए कि टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों की बेहतरीन प्रैक्टिस बिरजूस स्टडी पॉइंट आपको करवाए जा रहे हैं। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करके जरूर सबकी जानकारी में आप लोग कर दीजिएगा। ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है दोस्तों, तो इसको आप लोग निर्वहन जरूर करिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। कहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, या इन सभी में? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में। तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो या आप हमारे पुराने साथी हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, 11 नंबर का क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं। बिल्कुल गलत है। स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। गलत है। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। ये भी गलत है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति नहीं होता। यही बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तदर्थ न्यायाधीश जो हमने बताया, एड हॉक जज जो नियुक्त किए जाते हैं अनुच्छेद 127 के माध्यम से, वो कब नियुक्त किए जाते हैं? तो न्यायालय के किसी सत्र के लिए यदि न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है दोस्तों, तब उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न एक और, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में ये नियुक्त होते हैं। पीछे के क्वेश्चन में हम लोगों ने क्लियर देख लिया। अब इसमें कह रहा है कि इस तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जरूर सही कर लिया होगा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है एड हॉक जजेस की नियुक्ति करते हैं, यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवोकेट न्यायाधीश बनना चाहता है तो कितने वर्ष वह उच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे, यानी कि वकील हो। ठीक है, एडवोकेट मीन्स वकील। 20 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 10 वर्ष। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष। और यदि कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो और सुप्रीम कोर्ट में अगर उसकी नियुक्ति हो तो उसकी क्या योग्यता है? वो कम से कम एक या अन्य न्यायालयों में, अन्य हाई कोर्ट्स में 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष, 5 से अधिक हो सकते हैं, वह जो है उसको अनुभव होना चाहिए न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, चलिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 14 नंबर का क्वेश्चन है। 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष। बेहतरीन प्रश्न है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष हमने देख लिया दोस्तों। अब अन्य न्यायाधीश जो हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उनके सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष, 58 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। जितना मुख्य न्यायाधीश उतने ही सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? ए में दिया है कदाचार, बी असमर्थता, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 124 का सब क्लास 4 इनको पदमुक्त करने के विषय में प्रावधान करता है दोस्तों। आर्टिकल क्या है? 124 का सब क्लास 4। तो इसमें लिखा गया है इनको पदमुक्त कैसे हो सकते हैं। तो इसमें एक कदाचार होता है दोस्तों, एक असमर्थता। दो ही आधार होते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को जो है पद से हटाने के, कदाचार और असमर्थता, और ये दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कदाचार और असमर्थता दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद से हटने का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष, या फिर मंत्रिपरिषद। तो यदि महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से, तो राष्ट्रपति जो है, इसका राइट ऑप्शन राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पद से हटने का आदेश जारी कर सकता है। न्यायाधीश को उनके पद से हटने का आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18 बेहतरीन प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000 या 3,50,000? आपको बताना है कि प्रतिमाह वेतन कितना होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। इनका सैलरी क्या है? तो इनका पे स्केल है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2,80,000 प्रतिमाह। ऑप्शन नंबर सी 2,80,000 प्रतिमाह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,25,000, 2,50,000, 2,00,000 फिर 50,000, यहाँ पर 3 लाख। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों, यानी कि 2,50,000 मिलता है, जो कि आपके दो ऑप्शन में हो गया है। तो बी और सी दोनों, बी एंड सी। ठीक है, 2,50,000 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को, जबकि मुख्य न्यायाधीश को हमने देखा 2,80,000 मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको जरूर वीडियो पसंद आया होगा। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? 6, 7, 9, 12। तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी जब मूल रूप से हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से 26 जनवरी 1950 में? तब तो कितने थे दोस्तों उस समय? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है 7 अन्य न्यायाधीश, यानी 1+7 का चल रहा था फॉर्मूला। ठीक है, और अभी कितने न्यायाधीश हैं वर्तमान में दोस्तों? वर्तमान में 33+1 का फॉर्मूला है, यानी 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, ये चल रहा है। वर्तमान में 34 यानी 34 कुल न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कितने हैं? 34 न्यायाधीश इस समय कार्यरत हैं दोस्तों। चलिए, उम्मीद है जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस पर हम लोग जल्द एक और वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। और लास्ट में जाने से पहले आपको एक बार फिर 5 जून की विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप वीडियो को
अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।